हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम है इस सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एंड बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका आना आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% पॉसिबल है, ठीक है। ये कोई रैंडमली पिक्ड क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चंस ओवर द ईयर्स आपके PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। अगर आप वीडियो को सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हो और देख लेते हो तो आप अपना 80 to 90% सिलेबस भी यहीं से कवर कर लोगे, क्योंकि हर यूनिट से, हर चैप्टर से मैंने एक एक क्वेश्चन पिक किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हर एक चैप्टर का मिल जाएगा कि बुक के अंदर क्या है, चैप्टर्स के अंदर क्या है। क्योंकि अगर कोई नया क्वेश्चन आता भी है तो एटलीस्ट आपको एक आपके पास एक कम से कम एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आपको कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सब्जेक्ट बहुत आसान है, आप ऑलरेडी सिविक्स के अंदर अपना 8, 9, 10th में काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। बहुत आसान सब्जेक्ट है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। अगर अच्छे से वीडियो को देख लोगे तो मुझे नहीं लगता दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड जैसा आप सबको पता है दैट वीडियो के दौरान मैं आपको एक गिव अवे ऑफर प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। गिव अवे ऑफर क्या कहता है कि वीडियो के दौरान कहीं पे भी मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट इन 3 क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही जवाब देगा, सबसे पहले और सबसे सही जवाब, उन स्टूडेंट्स को ये जो नोट्स जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। लेकिन एक कंडीशन रहेगी। कंडीशन क्या है कि सिर्फ 3 ही विनर्स होंगे, सिर्फ 3 ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। विनर्स को अनाउंस किया जाएगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पर विजिट करके देख सकते हो कि आप लकी विनर्स में से एक है या नहीं, ठीक है। हाँ जी। एंड जो भी स्टूडेंट्स इन 3 लकी विनर्स के अंदर नहीं आ पाएंगे, आप सबको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा आप सबको पता है कि आपके लिए हम सब ने एक स्टूडेंट फ्रेंडली रेट चूज़ किया है। आपको पता है कि आपको अपने नोट्स परचेज करने पड़ते हैं, राइट। जब आप एक नोट्स परचेज करेंगे तो एक स्टूडेंट फ्रेंडली अमाउंट जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अच्छे नोट्स प्रोवाइड करेगा। 45 रुपीज़ रहेगा। एक से ज़्यादा नोट्स जब आप लेना चाहते हैं तो आप पर नोट 40 रुपीज़ पे करेंगे। और अगर आप एक कॉम्बो ऑफर लेते हैं 6 to 7 नोट्स का, तो 6 लेंगे तो 5 का आप पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 7 लेंगे तो 6 पे करेंगे, एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस है, ठीक है। हिंदी के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगी, इंग्लिश के अंदर भी रहेगा। हिंदी के अंदर मुझे नहीं लगता कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स अपना देख लेना, ठीक है। मैं आपको हिंदी के अंदर सारा एक्सप्लेन तो करूँगी ही, तो आई होप इंग्लिश एंड हिंदी वाले स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना रहेगी। जैसा आप सबको पता है कि एक आंसर को सही फॉर्मेट में, एक क्वेश्चन का सही फॉर्मेट में आंसर आप ना 3 पार्ट्स में देते हो। फर्स्ट इज़ सबसे पहले आप करेंगे प्रस्तावना, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन। फिर आता है आपका मेन बॉडी, ठीक है, यानी कि मुख्य भाग। और फिर आपका आता है कंक्लूजन, दैट इज़ योर निष्कर्ष, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर, वेट अ सेकेंड, इंट्रोडक्शन के अंदर आप जो है आपको क्वेश्चन के बारे में जो भी पता है आप वो लिखते हो। जैसे ये क्वेश्चन डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को डिफाइन कर दो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, इसका इंडिया के अंदर क्या महत्व है, इसका हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेना देना है, यानी क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ अलग लिख दो, लेकिन क्वेश्चन के आसपास कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो। प्रश्न के आसपास प्रस्तावना में आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर आप स्ट्रिक्टली क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो आपसे प्रश्न पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ सीधा सटीक भाषा में उसका आपने जवाब देना है। कोई इधर उधर की फालतू बात नहीं लिखनी। जैसा आपसे सवाल पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या होता है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन होते हैं, ये आपने आंसर में लिखना है, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर आपका मेन बॉडी में रहेगा। फिर आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर आपने आंसर के अंदर जो जो चीज़ें डिफाइन की हैं वो सभी यहाँ पे लिख दो। आपको उससे क्या समझ में आया वो लिख दो। इससे क्या रहेगा, देखो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं लगभग,
है ना। तो इंट्रोडक्शन आप 1 पेज का लिखेंगे, मेन बॉडी आप 2 पेज की लिखेंगे, कंक्लूजन आप 1 पेज का लिखेंगे। 20 मार्क्स अगर आपको एक क्वेश्चन के बिल्कुल सही करने हैं तो एटलीस्ट कम से कम 4 पेज तो आपके होने चाहिए, और यहीं से आपके 4 पेज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेन बॉडी के बारे में ज़्यादा भी नहीं पता, फिर भी आप कम से कम 4 पेजेस लिख पाएंगे, जिससे आप एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ आंसर लिख दोगे। और वहाँ से मान लो कि आपने बिल्कुल, आपको सब आता है एंड टीचर आपका पूरा आंसर ना पढ़ पाए, सिर्फ मेन बॉडी पढ़ पाए, तो आपको मेन बॉडी के बेसिस पे कम से कम 15 से अबोव मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, अगर आपने आंसर बिल्कुल सही एंड टू द पॉइंट लिखा है तो, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन के अंदर मैं आपको प्रस्तावना और निष्कर्ष में आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगी, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप कैसे लिखोगे। मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, मैं आपको आंसर सिखाऊंगी मेन बॉडी का, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पर आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन 4 पेज आपको कम से कम लिखने हैं अगर आपको अच्छे खासे मार्क्स पाने हैं तो। देखो, हो सकता है कि आपका आंसर बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर 1 पेज या फिर 2 पेज का आंसर लिखा है ना, तो आपको कभी 20 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ पेजेस भी भरने होते हैं, राइट। तो भरना वो नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, आपको आंसर एक प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो अब जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया, एनालाइज देयर इम्प्लीकेशंस फॉर मदर टंग एजुकेशन। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। भारत में भाषाई अल्पसंख्याओं की सुरक्षा के लिए स्थापित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें और मातृभाषा शिक्षा के लिए निहितार्थ का विश्लेषण करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे, मुख्य भाग से। भारत में भाषाई अल्पसंख्याओं की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स सेवरल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। कुछ राइट्स हैं, कुछ ऐसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं जो सोलेली माइनॉरिटीज़ के लिए है, जो हमारी बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए हैं। वो कौन कौन से हैं, ये आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट, ठीक है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। कम से कम 3 तो आपको याद रखने ही चाहिए, ठीक है। आप उनको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। पहला कौन सा है, अनुच्छेद 29 फर्स्ट, यानी कि आर्टिकल 29 क्या कहता है। द आर्टिकल प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन ग्रुप राइट टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ये आर्टिकल क्या कहता है कि हर ग्रुप के सिटीजन को, ग्रुप का यहाँ पे मतलब है हमारे रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं ना, हमारे स्टेट्स के अंदर रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, कुछ किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, कुछ किसी कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो ये क्या कहता है कि उन्हें जो है पूरा हक है अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखने का, उनके स्क्रिप्ट और कल्चर को, यानी कि उनके कल्चर को सेलिब्रेट करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। आर्टिकल 31 क्या कहता है, ग्रांट्स, अनुच्छेद 31 कहता है कि भाषाई अल्पसंख्याओं की अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का उनका प्रशासन करने के अधिकार देता है। यानी कि ग्रैंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल्स ऑफ देयर चॉइस। वो अपनी मर्जी से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से वो खोल सकते हैं, उन्हें पूरा राइट है। हाँ जी, आर्टिकल 350A क्या कहता है, डायरेक्ट्स ईच स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चिल्ड्रन एट अ प्राइमरी एज इन देयर मदर टंग। यानी कि हर स्टेट में उनकी मदर टंग में, यानी कि वो जैसी वो भाषा उनकी कम्युनिटी के अंदर बोली जाती है, वही भाषा जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनको सिखाई जाएगी, ठीक है। जैसे मराठी कोई बोलता है तो उनको मराठी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, ताकि उनके लिए आसान हो चीज़ों को समझना। एंड जैसे अगर कोई हिमाचल है तो उन्हें हिमाचली लैंग्वेज में, ठीक है, अगर कोई बंगाल से है तो उनको बंगाली लैंग्वेज में, मतलब उनकी मदर टंग, जो भाषा उनके घर में बोली जाती है उसी भाषा में उनको पढ़ाई कराई जाएगी, ताकि वो आसानी से चीज़ों को समझ सकें। अनुच्छेद 350B क्या कहता है,
ये आप याद कर लेंगे, आसान रहेगा। 350 एंड 350 भी प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। उनको जो है स्पेशल ऑफिसर्स के लिए सीट दी जाती है। आपने देखा होगा SC STs के लिए रिजर्वेशंस रखी जाती हैं, राइट। तो ये रिजर्वेशंस रखी जाएंगी माइनॉरिटीज़ के लिए ताकि उनको बैकवर्ड फील ना हो और उनके लिए प्रिजर्व करके रखी जा सके कुछ पोजिशंस उनकी प्रोटेक्शन के लिए। दीज प्रोविजंस एम टू इंश्योर दैट द आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज ऑफ any linguistic community are not neglected in the education system। इन सब का रखने का कारण क्या है कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन लोगों को, इन कम्युनिटीज़ को ऐसा ना लगे कि उनको पीछे छोड़ा जा रहा है, उनको पिछड़ा माना जा रहा है, ठीक है। मातृभाषा शिक्षा के निहितार्थ यानी कि implications ऑफ मदर टंग एजुकेशन। अब इनकी implications क्या रहेंगे? मदर टंग एजुकेशन हैज सेवरल पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। मदर टंग में पढ़ाने के कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी है। एजुकेशन इन द मदर टंग एट द अर्ली स्टेज इनहेंसेस चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आपको जो लैंग्वेज बचपन से सिखाई गई है, आप जिसके अंदर छोटे से बच्चे ने बोलना शुरू किया है, समझना शुरू किया है, तो वो क्या एक पॉजिटिव फैक्टर है क्योंकि वो उस लैंग्वेज से फैमिलियर है, वो उस भाषा को जानता है एंड वहाँ से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चे का, यानी कि उसको आत्मविश्वास होगा, ठीक है। हाँ जी, इट हेल्प्स रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स स्पेशली इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज। रूरल और ट्राइबल एरियाज़ के अंदर ड्रॉप आउट रेट्स यानी कि बहुत ही कम ऐसा होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ना पढ़ाए, ठीक है। वो प्रमोट करेंगे एजुकेशन को। मदर टंग एजुकेशन प्रमोट्स कल्चरल कंटिन्यूटी एंड सोशल इंक्लूजन। कल्चरल उनको जो कल्चर में उनके सिखाया गया है वो उनका कंटिन्यू रहेगा, तो उनकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड डिग्निटी अमंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। उनको एक एजुकेशन का जो राइट है जब वो मिलता है तो उनको एक डिग्निटी यानी कि आत्म रिस्पेक्ट जो उनको मिलती है, सेल्फ रिस्पेक्ट उनको दी जाती है। हाउएवर एट प्रैक्टिस लेवल चैलेंजेस सच एज लैक ऑफ टीचर्स, एब्सेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी आर ऑफन एनकाउंटर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि अलग अलग भाषा के टीचर्स नहीं मिलते, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा कि एक रीजन के अंदर ही अलग अलग टाइप की भाषा बोली जाती है। जैसे मराठी है, कोई मराठी को आई डोंट नो, मराठी का तो मुझे नहीं पता, बट जैसे हम हरियाणवी लैंग्वेज ले लेते हैं, ठीक है। हर 3 से 4 रीजन के बाद हरियाणवी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी अलग होती है। वैसे ही मुझे लगता है कि मराठी के अंदर भी अगर होता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है एक ही टेक्स्ट बुक को अलग अलग भाषा के अंदर लिखना, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और इसके लिए टीचर्स भी अवेलेबल नहीं रहते हैं। हर एक लैंग्वेज के लिए टीचर्स नहीं अवेलेबल होते प्रोफेशनल लेवल पे, ठीक है। भारतीय संदर्भ में मातृभाषा बनाम मानक में से जुड़े मुद्दे, अब वो कौन कौन से मुद्दे हैं हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। इन इंडिया देयर हैज़ बीन एन ऑनगोइंग डिबेट मदर टंग वर्सेस स्टैंडर्ड लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये तो आपने भी बहुत बार देखा होगा, अभी कुछ ही सालों तक, मतलब कि लास्ट ईयर और मेरे ख्याल से पिछले कुछ महीनों में कितना ज़्यादा डिबेट चल रहा है, ठीक है। महाराष्ट्रीय पीपल, कितना बड़ा डिबेट चल रहा है मदर टंग का और स्टैंडर्ड लैंग्वेज का कि कौन सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है हमारी हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो लगभग हर पर्सन को आती है और एसोसिएटेड विद एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, हायर एजुकेशन एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर मदर टंग इज़ ऑफन कंसिडर्ड लेस यूजफुल। मदर टंग को यूजफुल नहीं बोला जाता। जैसे मराठी है, मराठी हर कोई पर्सन तो नहीं जानता ना। बंगाली लैंग्वेज आप किसी राजस्थानी पर्सन को पूछोगे उसको नहीं आती है, ठीक है, लेकिन उसको हिंदी आती रहेगी या इंग्लिश आती रहेगी क्योंकि स्कूल में बचपन से उनको ये सब पढ़ाया गया। एंड नेग्लेक्टेड वेयर इज इंक्रीज लिंग्विस्टिक इनक्वालिटी, ठीक है। द ट्रेंड ऑफ लिंकिंग इंग्लिश मीडियम एजुकेशन विद सोशल प्रेस्टाइज हैज़ वीकन मदर टंग एजुकेशन। ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा सच है कि इंग्लिश को, लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है जिससे हमारी मदर टंग एजुकेशन है वो वीक हो गई है, ठीक है। बहुत ही बुरी बात है ये कि हमारी हिंदी मातृभाषा है एंड आज भी पीपल आर एम्बैरेस्ड टू स्पीक इन हिंदी। उनको मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, लोगों को शर्म आती है हिंदी में बात करने में। वाई? हिंदी हमारी मातृभाषा है, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। आपने कभी किसी यूएस से या फिर किसी ब्रिटिशर को शर्म आते देखा है कि वो इंग्लिश बोलते हैं? दे आर प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज। उनको इंग्लिश पे प्राउड है तो आप भी अपनी लैंग्वेज पे प्राउड रखो। कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको हिंदी बोलने में,
ठीक है, ये एक स्टेट की, ये हमारी कंट्री की बात है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो जब भी कोई इसकी डिसरिस्पेक्ट करे, वी शुड आवरसेल्फ फील डिसरिस्पेक्टेड कि कोई हमारी लैंग्वेज का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और हम खुद उस चीज़ में उनका साथ दे रहे हैं। ठीक है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नया पढ़ाई का संविधान है, हैज एम्फसाइज प्रोमोटिंग मल्टीलिंग्विज्म एंड मदर टंग बेस्ड एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, विच इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। एक पॉजिटिव स्टेप क्या है कि गवर्नमेंट ने अब ये किया है कि प्राइमरी लेवल से, नर्सरी क्लास से बच्चों को उनकी मदर टंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ठीक है, 10 इस प्रकार संतुलन की आवश्यकता है जहां मातृभाषा के साथ माध्यम में जो, हाँ जी, thus there is need for balance where a strong foundation is built through the mother tongue and knowledge of standard language is developed gradually। स्टैंडर्ड लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस आप समझोगे, आपकी मदर टंग लैंग्वेज जब आप सीखते हो। आज भी महाराष्ट्र के अंदर रहते बहुत सारे लोगों को मराठी नहीं आती। ठीक है, कितनी ज़्यादा ये शर्म की बात है। ठीक है, दिल्ली के अंदर रहते, नहीं दिल्ली तो एक सिटी हो गई, चलो बंगाल के अंदर रहते लोगों को बंगाली नहीं आती, वो उनके कॉमन लोगों के लिए जो वहाँ पे रहे हैं। कोई अगर बाहर से माइग्रेट हुआ है तो यू कैंट फोर्स पीपल टू लर्न देयर लैंग्वेज, राइट। लेकिन यहाँ पर मदर टंग की बात हो रही है जो है बचपन से आपको सिखाई गई है। What is social exclusion? What measures can be taken to reduce or eliminate social exclusion? Social exclusion क्या होता है और क्या क्या measures लिए जाते हैं social exclusion को हटाने के लिए? मेन बॉडी से, मुख्य भाग से स्टार्ट करेंगे। सामाजिक बहिष्कार का अवधारण, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन क्या कहता है? सोशल एक्सक्लूजन इज अ सिचुएशन वेयर सर्टेन इंडिविजुअल और ग्रुप आर डिप्राइव्ड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ पर, ये तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है, जहाँ पर एक इंसान को उसके हकों से दूर रखा जाए, जैसे उसे पढ़ने ना दिया जाए। आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे लोग लैंग्वेज के बेसिस पे कितना ज़्यादा किया जाता है दैट दिस पर्सन इज़ नॉट फ्रॉम आवर कम्युनिटी, ये इंसान हमारी कम्युनिटी से नहीं है, इसका कोई हक नहीं है हमारे पास आके बैठने का, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसी को सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉट लिमिटेड टू इकोनॉमिक पॉवर्टी। आजकल ये सिर्फ गरीब के ऊपर नहीं है कि कोई गरीब है तो उसके ऊपर ये किया जाएगा। इट इज़ लिंक टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर। सोशल डिस्क्रिमिनेशन होने लगा है, कल्चर के साथ ही वो लोग हो गए कि इस कल्चर का पर्सन है तो हम इसे नहीं रखेंगे। ठीक है, सोशल स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटीज़, वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, माइग्रेंट कम्युनिटीज़ आर की एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्सक्लूडेड ग्रुप्स। आज भी SC STs को, माइनॉरिटीज़ को, विमेन को कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है आज के टाइम पे भी। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक्सक्लूडेड सोशलिज्म का। सोशल एक्सक्लूजन increases feeling of inferiority, insecurity and social isolation among individuals। ग्रुप के, आप एक भीड़ के अंदर रहते वक्त आप अकेले हो, ठीक है, वो होता है सोशल एक्सक्लूजन। आपके आसपास लोग हैं फिर भी आपको सेफ्टी फील नहीं हो रही है, वो होता है सोशल एक्सक्लूजन। सामाजिक व्यवहारिक के कर्म करने का या समाप्त करने का उपाय, मेजर टू रिड्यूस सोशल, एलिमिनेट सोशल एक्सक्लूजन। हाँ जी, हम कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से, थ्रू एजुकेशन। उन्हें बताया जाए कि इक्वालिटी क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है, कैसे हर पर्सन को इसकी नीड है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एक्सपेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को बढ़ावा देके सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, ठीक है। लीगल मेजर्स, कानूनी उपाय हम लगा सकते हैं। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज एंड प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लॉज को लागू किया जा सकता है कि ऐसी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी। सोशल अवेयरनेस, प्रमोट कॉन्शियसनेस इन सोसाइटी अबाउट इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड ह्यूमन वैल्यूज़। लोगों को जो है सोशल अवेयरनेस किया जाए, सेमिनार प्रोवाइड किया जाए उनके लिए, उनको बताने के लिए। नीतिगत हस्तक्षेप यानी कि policy intervention, being marginalized group into the mainstream through reservations, welfare scheme and targeted programs। प्रोग्राम्स किया जाए, कुछ कम्युनिटीज़ को स्पेशली टारगेट किया जाए जो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे आई गई हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन एंड इम्पोर्टेंस। अब समावेशन और अवधारणा का, उसका महत्व क्या है? इंक्लूजन इज द प्रोसेस इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। बिना डिस्क्रिमिनेशन के सभी मेंबर्स को एक सोसाइटी में अलाउ किया जाता है अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने में। आपने देखा होगा कि सोसाइटीज़ होती हैं,
ठीक है, उनके अंदर कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारी गवर्नमेंट कितनी सारी एक्टिविटीज़ करती है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ बट इंश्योर पार्टिसिपेशन विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ये डिग्निटी और रिस्पेक्ट का एक तरीका है लोगों को एक दूसरे के पास लाने का, ठीक है। इंक्लूजन, स्ट्रेंथ, सोशल यूनिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, एक दूसरे पे भरोसा बढ़ता है, ठीक है। इन एन इंक्लूसिव सोसाइटी रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली रिड्यूसिंग। अब चीज़ों को अगर बराबर बांटा जाएगा तो उनके अंदर लड़ाई नहीं होगी, इक्वालिटी की उनके अंदर भावना आएगी। इंक्लूजन इन उनको एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर बराबर दी जाए डेवलप करने के लिए तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, हाउ कैन एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द फाइट अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। जेंडर इनइक्वालिटी को हटाने के लिए एजुकेशन का क्या रोल है ये हम डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी से शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर समानता का अवधारण। जेंडर इक्वालिटी implies that boys and girls have equal opportunities in every sphere of life from birth। पैदा होने के बाद लड़का और लड़की का समान हक है हर एक चीज़ में। इट डज नॉट मीन दैट मैन एंड वुमेन आर द सेम। इसका मतलब ये नहीं है कि मैन एंड वुमेन सेम है, आदमी एंड लेडीज सेम है, बट बोथ हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। उनकी एबिलिटी के अंदर उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दोनों को प्रोवाइड किया जाए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हाँ जी, जेंडर इक्वालिटी इज़ अ फंडामेंटल बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। यानी कि जेंडर समानता संवैधानिक सामाजिक न्याय लोकतंत्र मूल्यों का एक महत्वपूर्ण आधार है। इक्वल पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, डिसीजन मेकिंग आर की डायमेंशंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का एक बहुत ही ज़्यादा मेन है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, डिसीजन मेकिंग। आज भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं जब उनको एक लड़की पैदा होती है। लोगों को ये समझ नहीं आता कि अगर लड़कियां नहीं होंगी तो जिस देश को, जिस फैमिली को वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं वो आगे कैसे बढ़ेगी, वो अपनी लाइफ में क्या करेंगे। जितने भी लोग आज के टाइम पे विमेन को हेट करते हैं या फिर लड़की जब उनको पैदा हो जाए तो वो मतलब कि उदास हो जाते हैं, मुझे बस उनको एक बात कहनी कि आप एक बार खुद रिमेंबर करो कि आप कहाँ से आए थे। आसमान से तो आप टपक के आए थे नहीं, ठीक है। इफ़ यू हेट वुमेन, ओन इट एंड जस्ट डोंट गो नियर एनी वुमेन, ठीक है। स्टॉप दिस अब्यूज़। ये आज के टाइम पे जितना वुमेन्स के ऊपर अब्यूज़ किया जाता है, आई एम नॉट सेइंग मैन के ऊपर नहीं किया जाता है, बट ये एक रिएक्शन है ओवर द टाइम जो लेडीज़ ने सहन करके आज आया है। मैं हर वुमेन के गलत काम को यहाँ पे रेक्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट ये एक कॉमन ट्रूथ है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट इज़ द ट्रूथ, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन आप लोग हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑफ टू जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन इन इंडिया। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। पेट्रियार्कल माइंडसेट। पेट्रियार्कल माइंडसेट क्या कहता है, ठीक है। प्रायोरिटिंग बॉयज़ एजुकेशन, नेग्लेक्टिंग गर्ल्स एजुकेशन। लड़कियों को ना पढ़ाकर लड़कों को पढ़ाना। लड़का पढ़ता है तो खुद के लिए पढ़ता है, एक लड़की पढ़ती है तो परिवार के लिए पढ़ती है। आपने ये कोट सुना होगा। इकोनॉमिक पॉवर्टी। लिमिटेड फैमिली रिसोर्सेज आर ऑफर इन्वेस्टेड इन बॉयज़ एजुकेशन। अगर फैमिली के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो बॉयज़ को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। विच इज़ लिटरली अ डिस्गस्टिंग माइंडसेट। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घरेलू जिम्मेदारियाँ। गर्ल्स बियर द बर्डन ऑफ हाउस होल्ड चोर एंड केयरिंग फॉर यंगर सिबलिंग्स। लड़कियों के ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोप दी जाती हैं, दैट दे हैव टू डू ऑल द वर्क। अर्ली मैरिज, चाइल्ड मैरिज डिसरप्ट्स गर्ल्स एजुकेशन। लड़कियों की एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा डिसरप्ट होती है शादी के बाद। एंड ये शायद सबसे बुरा पार्ट भी नहीं होता इफ़ बॉयज़, जो लड़कियां जिस पर्सन से शादी कर रही हैं, इफ़ दे सपोर्टेड हर, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि हमारी जो पुरानी जनरेशन है वो तो इन चीज़ों को नहीं समझती, बट जो नई जनरेशन है वो भी इन चीज़ों को नहीं समझना चाहती। प्रॉब्लम यहाँ पर है। सेफ्टी एंड डिस्टेंस इश्यूज़, लॉन्ग डिस्टेंस टू स्कूल एंड अनसेफ एनवायरनमेंट। अनसेफ एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जेंडर बायस इन द एजुकेशन सिस्टम। टीचिंग प्रोसेसेस ऑफन रीन जेंडर स्टीरियोटाइप्स। टेक्स्ट बुक के अंदर आज भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो कि एक बहुत
बुरा एग्जाम्पल है। इसीलिए आज भी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि हम इन चीज़ों से उभर ही नहीं पा रहे हैं। इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, लड़के लड़कियां पेट्रियार्कल सोसाइटी से बाहर निकलेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। आज भी हमारी 40 to 50% सोसाइटी इन्हीं चक्कर में पड़ी हुई है कि लड़की को बाहर नहीं जाने देना, उसे कपड़े नहीं पहनने देना। आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट इज दिस, बट दिस नीड्स टू स्टॉप। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इनक्वालिटी ऑन एजुकेशन, लर्निंग आउटकम्स एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। अब जेंडर इनक्वालिटी का एजुकेशन आउटकम्स पे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है। जेंडर इनक्वालिटी यानी कि जेंडर असमानता के कारण लड़कियों की नाकामक दर और साक्षात्कार स्तर पर कम रह जाती है। यानी कि जेंडर इनक्वालिटी रिड्यूस गर्ल्स एनरोलमेंट रेट्स एंड लिटरेसी स्किल्स। Limited learning opportunities affect girls' confidence and skill development. ठीक है। हाँ जी। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू अ हायर एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन हिंडर्स फ्यूचर्स एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो हो जाती है अपनी फैमिली के ऊपर अगर उनको एक प्रॉपर एजुकेशन ना दी जाए। बॉयज़ आर ऑल्सो नेगेटिवली अफेक्टेड एज दे एक्सपेक्ट टू फुलफिल ओनली देयर अर्निंग रोल विच इम्पैक्ट देयर इमोशनल डेवलपमेंट। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। बॉयज़ के ऊपर पहले से ही एक बर्डन दिया जाता है एंड जिससे उनको भी एक इमोशनल बर्डन झेलना पड़ता है कि ही हैज़ टू फुलफिल द रोल ऑफ मैन ऑफ द फैमिली। उसे करना ही होगा, ही डजंट हैव अ चॉइस। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है गर्ल्स के लिए एंड बॉयज़ के लिए। इन द लॉन्ग रन जेंडर इनक्वालिटी शोज ओवरऑल डेवलपमेंट इन सोसाइटी। आपकी सोसाइटी के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है वो यहाँ से पता लगती है। ठीक है। जेंडर असमानता के खिलाफ लड़ाई में शिक्षा की भूमिका यानी कि रोल ऑफ एजुकेशन इन फाइटिंग अगेंस्ट जेंडर इनक्वालिटी। क्या क्या एजुकेशन ने रोल किया है? एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम टू रेज अवेयरनेस एंड ब्रिंग चेंज इन थिंकिंग। सोच के अंदर बदलाव लाने के लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एजुकेटिंग गर्ल्स इंप्रूव हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फैमिली वेलफेयर। लड़कियों को पढ़ाने से आप हेल्थ का, न्यूट्रिशन का और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बिकॉज अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो उसे पता होगा कि कैसे वो एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएगी। इंक्लूसिव एंड जेंडर सेंसिटिव करिकुला हेल्प ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आई हैव टू गिव क्रेडिट टू मैन ऑफ द सोसाइटी। आज के टाइम पे बहुत सारे मैन सपोर्टिव हैं वुमेन एजुकेशन को लेकर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट ये एक बहुत अच्छा होगा जब ये रेशियो 30% से लेकर जब 80% to 100% जाएगा। ठीक है। जब हम वुमेन को एज एन जोक लेना बंद कर देंगे, हमारी सोसाइटी वाकई में बहुत आगे बढ़ जाएगी जब हम उनको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। टीचर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंस्टिलिंग वैल्यू ऑफ जेंडर एंड इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी को लाने के लिए इंस्टीट्यूशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एंड हाउस होल्ड्स, जिस हाउस में आप बड़े होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज जैसा आप रहते हो, जैसा आप अपने चारों ओर देखते हो, वैसा ही आप सीखते हो। राइट। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड स्कॉलरशिप प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स की एजुकेशन को आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड की हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। 2-3 स्कीम याद कर लेना ताकि आप लिख दो तो यहाँ से आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। हाँ जी। तो हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडियन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। भारतीय कक्षाओं में शिक्षा के माध्यम से घरेलू भाषा का भूमिका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो हम घरेलू भाषा माध्यम से शिक्षा का महत्व पे आएंगे, यानी कि मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन थ्रू द मदर टंग। ईज इन अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझने में आसानी होती है, चीज़ें वो आसानी से समझ पाएंगे। इम्प्रूवमेंट इन अकेडमिक अचीवमेंट। जब उनको भाषा आती है तो अकेडमिकली स्किल्स उनकी अच्छी रहेंगी, वो और ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे। कल्चरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन सिर्फ एक कम्युनिकेट बातचीत करने का तरीका नहीं होता, बल्कि आपको
ट्रेडिशन, आपकी कल्चर, वैल्यूज़ सिखाता है। सोशल इंक्लूजन, एजुकेशन इज़ द मदर टंग प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल चिल्ड्रन। सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और बच्चे जो है एक मार्जिनलाइज ग्रुप से, यानी कि छोटी लैंग्वेज को समझने से एक मेन स्ट्रीम तक पहुंच जाएंगे, जहां पर वो सब एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश या फिर हिंदी जो है वो सीखेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मदर टंग यूज़ इन इंडियन क्लासरूम, यानी कि भारतीय कक्षाओं में मातृभाषा के प्रयोग का आलोचनात्मक विश्लेषण। भाषाई विविधता की चुनौती, चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अलग अलग जगह से जब बच्चे आते हैं और सभी अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं तो टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि ये सब कौन सी कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है। प्रेशर ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी कि मानक भाषा का दबाव। हिंदी और इंग्लिश एक प्रेफरेबल लैंग्वेज है हायर एजुकेशन के लिए, जो एक बहुत ज़्यादा मदर टंग को नेग्लेक्ट करती है। लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड करिकुलम, मैनी स्टेट्स लैक एडिक्वेट टेक्स्ट बुक, टीचर ट्रेनिंग एंड टीचिंग मटेरियल इन द मदर टंग। मदर टंग के अंदर बहुत सारे स्टेट्स लैक करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को सिखाने के लिए, जो बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है मदर टंग को प्रमोट करने का, मदर टंग को प्रमोट नहीं कर पाने का। कल्चरल आइडेंटिटी वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, बैलेंसिंग द अडोप्शन ऑफ द मदर टंग इन प्राइमरी एजुकेशन विद ग्लोबल लैंग्वेजेस इज चैलेंजिंग। बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है सांस्कृतिक पहचान के बनीकरण का। सॉल्यूशन एंड रिकमेंडेशंस, इसके समाधान और सिफारिश क्या हो सकते हैं, ठीक है जी। अडॉप्ट मदर टंग इन अर्ली एजुकेशन, मेक द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग मैंडेटरी। भाई मैंडेटरी कर दो कि पहली से 5वीं कक्षा तक मदर टंग में सिखाया जाएगा। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मोड्स, जैसे एक ही किताब को हिंदी, इंग्लिश और मदर टंग तीनों भाषा में अगर लिखा जाए तो बच्चे जो है आसानी से इन लैंग्वेजेस को सीख पाएंगे। टीचर्स को ट्रेन किया जाए मदर टंग में और कल्चरल सेंसिटिविटी के लिए। डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक एंड मटीरियल, हर साल टेक्स्ट बुक को जो है डेवलप किया जाना चाहिए, पुरानी डेटा को नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। आज आपने भी देखा होगा, आज भी हमारी जिस बुक्स में आप भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे, उनमें भी कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती थी, ठीक है। जैसे 2004 के अंदर ये डिसाइड कर दिया गया था कि जो प्लूटो है, प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट, ठीक है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। लेकिन आप सबने पढ़ा होगा कि आप सबने, अगर आपने जो है अभी नहीं किया है, तो प्लूटो को एक प्लैनेट बताया गया है 4 से 5 साल पहले। आई डोंट नो राइट नाउ, बट जो है 4-5 साल पहले लिखते थे दैट प्लूटो इज़ द 8th-9th प्लैनेट टू द सोलर सिस्टम, जो कि रॉन्ग है। तो 2004 में ही फ्रांस के अंदर हमारी जो ग्लोबल रिसर्च है हमारी उसकी सोलर सिस्टम की, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। कुछ कंडीशंस होती हैं एक एक जो है किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को प्लैनेट डिस्क्राइब करने की, वो 3 कंडीशंस तो मैच कर रहा था, लेकिन एक कंडीशन मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसे जो प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता था। दिस इज एन एग्जाम्पल, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। लिमिटेड अपवर्ड मोबिलिटी ड्यू टू अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज इन वन सिग्निफिकेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इनइक्वालिटीज इन इंडिया। कैन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी बी एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दिस? हाँ जी, मेन बॉडी से शुरू करेंगे। हाँ जी, तो हम मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग से शुरू करेंगे। असमान अवसर और समितिक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, यानी कि अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड लिमिटेड अपवर्ड मोबिलिटी। इकोनॉमिक बैरियर्स, ठीक है, यानी कि आर्थिक बाधाएं क्या रहेंगी? चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज हैव लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो पुअर फैमिलीज से हैं, जो थोड़ी बहुत मध्य वर्गीय या फिर गरीब परिवार से होते हैं बच्चे, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जिससे जो है उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम रह जाता है। कास्ट एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, स्टूडेंट्स फ्रॉम SC/STs हैव रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू हायर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब। उनको जो है रिस्ट्रिक्टेड एजुकेशन रहती है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा है। जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स इन एजुकेशन एंड करियर चॉइसेस हैव देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट।
आज बहुत ज़्यादा चेंज आया है, आज लड़कियों को बहुत ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव फैक्टर. अपवर्ड मोबिलिटी इन अ सोसाइटी इज़ रिड्यूस्ड एंड अनइक्वालिटीज़ परसिस्ट अक्रॉस जनरेशंस. अब इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि शैक्षिक अवसरों में समानता का महत्व. इक्वल अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन रिसोर्सेज फॉर ऑल चिल्ड्रन. सभी बच्चों को बराबर शिक्षा मिले. इक्वल एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल एक्सेस टू स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप को और हायर एजुकेशन का सभी बच्चों को मौका मिले. ठीक है. सोशल इंक्लूजन इंटीग्रेट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इनटू मेन स्ट्रीम सो दे बिकम इकोनॉमिकली एंड सोशली सेल्फ रिलायंट, वो बच्चे हो जाए. ठीक है. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहेगा? स्किल्स बनेंगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी. Providing opportunities higher education to SC STs for poor children through government scholarship schemes and reservation policies उनको मिलेंगे. ठीक है. हाँ जी. लैंगिक जी इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी ऑन मैन एंड वुमेन. इम्पैक्ट ऑन वुमेन, बैरियर्स इन एजुकेशन उनको होता है, उनको पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, फिर एम्प्लॉयमेंट और सोशल डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम रहता है उनको. मैन पे क्या रहेगा? ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स उनको प्ले करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उठानी पड़ेगी, अफेक्टिंग उनकी मेंटल हेल्थ. लोगों की मेंटल हेल्थ मैन की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. सोसाइटी पे क्या रहेगा? जेंडर इनइक्वालिटी अफेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है अगर आप विमेन को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं. इफ़ गर्ल्स आर डिनाइड एजुकेशन, विमेंस इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन डिक्रीजेस. विमेन जो है इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट करना कम कर देंगी, जो कि फाइनेंशियल प्रेशर मैन पे ही बढ़ाएगा. अगर आप विमेन को एजुकेट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली मैन को ही नुकसान है. ठीक है. क्रिटिकल पर्सपेक्टिव यानी कि समालोचनात्मक दृष्टिकोण. इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इज़ नॉट डायरेक्ट सॉल्यूशन टू ऑल इनइक्वालिटीज़ बट इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स टू रिड्यूस देयर इंटेंसिटी. इकोनॉमिक सोशल कल्चरल रिफॉर्म आर ऑल्सो नेसेसरी अलोंगसाइड एजुकेशन. एजुकेशन अलोन कैन नॉट एलिमिनेट जेंडर. सिर्फ पढ़ाई से जेंडर और सोशल इक्वालिटी नहीं जाएगी. ठीक है. पॉलिसी, लॉ और सोशल अवेयरनेस भी आपको करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो. ठीक है. हाँ जी. इंडियन सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्लूरलिस्टिक सोशल सिस्टम एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल. यानी कि भारतीय समाज जटिल सामाजिक व्यवस्था वाला बहुलवादी समाज है. उपयुक्त उदाहरण सहित समझाएं. मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे. मुख्य भाग क्या कहता है? भारतीय समाज की जटिल बहुदलवी संरचना. कॉम्प्लेक्स प्लूरलिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी. भारतीय समाज जटिल बहुलवादी समाचरण. ठीक है. इथनिक एंड सोशल डाइवर्सिटी. इंडिया हैज़ अ स्केड्यूल्ड कास्ट SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड अपर कास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू सोशल हायरार्की. सोशल हायरार्की के बेसिस पे SC STs को डिस्क्राइब किया जाता है. The social structure of tribal communities in Chhattisgarh versus upper caste in उत्तर प्रदेश. Religious and cultural diversity को माना जाता है. धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन. हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन and other religious groups with distinct culture and customs and lifestyle. Coexistence of Hindu, Muslim, Christian communities in Kerala. Linguistic diversity. India has 22 officially recognized languages and thousands of dialects. Dialects यानी कि बोलने का तरीका उस भाषा को बहुत सारे हैं, लेकिन 22 हमारी मेन भाषाएं भारत के अंदर मानी गई हैं. मराठी, गुजराती, हिंदी के अंदर प्रीडोमिनेंटली इन उत्तर प्रदेश. इकोनॉमिक एंड रीजनल इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक क्षेत्रीय असमानता. Difference in education, employment and health between rural and urban areas. Education and social change यानी कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन. Education is means to bring inclusion, equality and justice in society. It promotes social mobility, allowing individuals to improve their social and economic stature. Ideal example, उदाहरण क्या दे सकते हैं हम? गवर्नमेंट स्कूल स्कॉलरशिप प्रोवाइड एक्सेस हायर एजुकेशन फॉर SC and STs. गवर्नमेंट जो है वो SC और STs को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है हायर एजुकेशन की. फीमेल एजुकेशन हैज़ इंक्रीज वुमेंस पार्टिसिपेशन इन फैमिली एंड डिसीजन मेकिंग. फीमेल जैसे जैसे पढ़ने लगी हैं उनका पार्टिसिपेशन फैमिली डिसीजन मेकिंग में और सोशल डिसीजन मेकिंग में बढ़ा है. एजुकेशन challenges traditional discrimination and convertism.
ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन एंड कन्वर्टिज्म, यानी कि एक कल्चर से एक जो रिलीजन से दूसरे रिलीजन में चेंज करना, जैसे हिंदू का क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना, ऐसे, ठीक है। अपवर्ड मोबिलिटी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कैन अचीव बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल रिस्पेक्ट थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन से उनको अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। जेंडर इक्वालिटी, educating girls help them become self-reliant and establish equality in a society. Cultural awareness, यानी कि education fosters respect and understanding of different languages and cultures. Economic empowerment, यानी कि education increases skill and employment opportunities, reducing poverty and inequality, जो है वो बढ़ाता है, कम करता है, ठीक है। लैंगिक समानता, ठीक है, हाँ जी। क्रिटिकली एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड लैंग्वेज, पावर और लैंग्वेज का क्या संबंध है। प्रश्न नंबर 7 पूछता है सत्ता और भाषा के बीच संबंधों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो हम मेन बॉडी से, मुख्य भाग से शुरू करेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पावर एंड लैंग्वेज, सत्ता और भाषा समालोचनात्मक विश्लेषण, ठीक है। फॉर्मल एंड कल्चरल अथॉरिटी ऑफ लैंग्वेज, formal and cultural authority of language, languages that are prestigious and recognized in society establish power in education and administration and employment. जिन लैंग्वेजेस को जो है सोशली इस्टेब्लिश किया गया है, उनका एजुकेशन पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे एक बहुत बड़ा पावर पड़ता है। प्रेफरेंस ऑफ हायर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। लैंग्वेज एंड सोशल डिवीजन, नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज इज़ नॉट मियरली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिर्फ बातचीत करने के लिए नहीं होता है। इट क्रिएट्स अ सोशल हियरार्की एंड इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज़। एग्जाम्पल, स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एरियाज फेस डिफिकल्टीज इन एजुकेशन डिलीवरी इन अर्बन एरियाज और इंग्लिश, ठीक है। भाषा और पहचान, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, कम्युनिटीज लैंग्वेज सिम्बलाइजेज इट्स कल्चर एंड सोशल आइडेंटिटी. Power structures often describe dominant language causing erosion of minority language and dialects. एजुकेशन, यानी कि हाँ जी ये वाला, एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, एस्पिरेशन एंड चैलेंजेस। एस्पिरेशन क्या रहेंगे? सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट थ्रू एजुकेशन, सोशली और इकोनॉमिकली आपकी जो है वो बढ़ती हैं कम्युनिटीज़, ठीक है। ओवरकमिंग ट्रेडिशन एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जाता है उससे बाहर आएंगे। इज्जत मिलेगी, डिसीजन मेकिंग रोल मिलेगा अपनी फैमिली के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, ठीक है। भाषाई कठिनाई, लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी इन स्कूल्स प्राइमरी लैंग्वेज, स्कूल अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि कुछों को इंग्लिश आ रही है समझ, कुछों को हिंदी आ रही है, कुछों को एक भी नहीं आ रही है, तो वो क्या करेंगे। सोशल प्रिजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन बाय टीचर्स एंड पीयर्स, टीचर्स भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इकोनॉमिक बैरियर, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और रिसोर्सेज भी कम हो गए हैं। कल्चरल मिसमैच, एब्सेंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस एंड लैंग्वेज इन टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग. In Bhimayan, the protagonist faced obstacles and social discrimination in education due to being Dalit community, yet aspires to improve his community and status through education. शिक्षा और सामाजिक कहाँ भूमिका, यानी कि रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल एम्पावरमेंट. अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड पावर कैन मेक एजुकेशन मोर इंक्लूसिव. जब आप लैंग्वेज और पावर को समझते हो तो आप जो है बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट लेकर आते हो. मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड करिकुलर लोकल लैंग्वेज मेक लर्निंग ईजियर एंड मोर इफेक्टिव मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स. बाईलिंगुअल का, मल्टीलिंगुअल का मतलब है कि एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग भाषा में लिखना, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, तो इससे क्या होएगा, बच्चों को समझना आसान रहेगा, ठीक है. टीचर्स एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रमोट सोशल मोबिलिटी, ठीक है. 8वें प्रश्न पर चलते हैं. 8वें प्रश्न को शुरू करने से पहले अब मैं आपसे वो 3 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जिनकी मदद से आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स पा सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब आर्टिकल 350A. 350A आर्टिकल क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब आर्टिकल 350B. 350B आर्टिकल क्या कहता है. क्वेश्चन 3rd इज
डिस्क्राइब जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है एंड हाउ कैन यू रिड्यूस इट, आप जेंडर इनइक्वालिटी को कम कैसे कर सकते हैं। फिर से बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है 350A को डिस्क्राइब करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है 350B को डिस्क्राइब करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है एंड कैसे आप इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Do students from different background have similar experiences in school education? Discuss this statement in the context of language, religion and social class. मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का प्रभाव, शिक्षा का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मोस्ट स्कूल यूज़ हिंदी और इंग्लिश मेकिंग लर्निंग डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स हुज मदर टंग इज़ डिफरेंट। जिनका मदर टंग स्टूडेंट्स का डिफरेंट है उनके लिए इन दोनों भाषाओं को समझना मुश्किल हो जाता है। कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, लिमिटेड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कॉजेज स्टूडेंट्स टू लैग इन कम्युनिकेशन विद टीचर्स एंड पीयर्स। अब क्योंकि बच्चों को भाषा ही नहीं आती तो वो बच्चों से और टीचर्स से और बच्चों से क्या ही बात करेंगे, राइट। कल्चरल मिसमैच यानी कि सांस्कृतिक असंगति यानी कि करिकुला एंड टीचर्स materials often teaching materials do not often with align with students local language and culture। अब उनका जो टीचिंग मटेरियल है, जिन चीज़ों किताबों को वो पढ़ाते हैं वो उनसे बिल्कुल अलग है, कल्चरली डिफरेंट हो सकता है, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उनका पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। English medium classes may be challenging for rural Marathi and Tamil speaking students। तमिल स्टूडेंट्स खासकर साउथ के लोगों के लिए हिंदी को अडेप्ट करना, इंग्लिश तो वो फिर भी तमिल स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए तो मुश्किल होता है, लेकिन साउथ के लोगों के लिए इंग्लिश तो ठीक है लेकिन हिंदी सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, धर्म की प्रभाव क्या रहेगा। स्टूडेंट फ्रॉम रिलीजन माइनॉरिटी ग्रुप्स समटाइम्स फेस कल्चरल बायस और करिकुलर दैट डज नॉट अलाइन विद देयर बैकग्राउंड्स। उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है क्योंकि कल्चर अलग है। इग्नोरिंग स्पेशल ओकेजन्स और फेस्टिविटीज़ और टीचर्स बायस्ड एटीट्यूड्स, टीचर्स भी कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो है कुछ लोगों को अलग से ही वो स्पेशल प्रोवाइड करते हैं। इंक्लूसिव करिकुला एंड टॉलरेंट टीचर अप्रोचेस कैन हेल्प रिड्यूस दिस इनइक्वालिटी। अगर टीचर्स जो हैं बहुत ज़्यादा टॉलरेंट रहें, पेशेंट्स रहें, तो वो अपनी उनसे कर पाएंगे। ठीक है, हाँ जी। सामाजिक वर्ग का प्रभाव, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज़, गरीब परिवार के बच्चों के लिए स्कूल फीस, बुक्स और ट्रांसफॉर्मेशन एक्स्ट्रा कोचिंग बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, उन सब का फ़ीस भरना। एजुकेशन रिसोर्सेज एंड सपोर्ट, स्टूडेंट इन प्राइवेट और अर्बन स्कूल्स उनको जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है और टीचर का सपोर्ट भी अच्छा रहता है, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल में जिसमें जो है लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे। Example, enrollment rate is higher in higher education as lower SC, ST and economically weaker। हायर एजुकेशन में SC और STs आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव यानी कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या रहेगा। इक्वल एडमिशन अलोंग इज़ नॉट सफिशिएंट, एडमिशन कराना ही काफ़ी नहीं रहेगा। इंश्योर इक्वल एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इज़ नेसेसरी। मल्टीलिंगुअल करिकुला, इंक्लूसिव टीचिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट कैन इम्प्रूव। टीचिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट अगर दिया जाए तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। शिक्षक के संवेदनशीलता, स्कूल का वातावरण और नीतिगत हस्तक्षेप सामाजिक, भाषाई और धार्मिक असमानताओं को कम करने में मदद करता है। टीचर सेंसिटिविटी, अगर टीचर जो है सेंसिटिव हो जाए अपने बच्चों को लेकर, अगर वो उनकी इमोशंस को समझ पाए, उनकी दिक्कतों को समझ पाए, तो ये जो है एक बहुत बड़ा मदद करेगा सोशल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस इनइक्वालिटीज़ को। Discuss the diversity of pluralism in context of Indian society. Why is it important for you as a student to understand this concept? आप एक स्टूडेंट होते हुए आपके लिए जो है प्लूरलिज्म समझना क्यों ज़रूरी है। व्हाट इज़ मीन बाय कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है। वाई इज़ इंडिया कंसीडर्ड हाईली डाइवर्स कंट्री, भारत को डाइवर्स कंट्री क्यों माना गया है। मुख्य भाग से मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज़। डाइवर्सिटीज़ का मतलब होता है भी अलग अलग प्रकार के लोग, अलग भाषा, अलग बिलीव्स, अलग कल्चर। ठीक है, प्लूरलिज्म यानी कि बहुदलवे का बहुलवाद का क्या मतलब होता है।
recognition to the rights, identity and contribution of different groups to their inclusion in mainstream। यानी कि अधिकार होना, आइडेंटिटी के ऊपर हक होना, ठीक है, हाँ जी, ये डिफरेंट ग्रुप्स के इंक्लूजन के अंदर अपना जो है हक होना। इंडियन प्लूरलिज्म इन नॉट जस्ट को एग्जिस्टेंस बट इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया में प्लूरलिज्म जो है अपॉर्चुनिटीज़, जस्टिस और इंक्लूजन के बीच में आया है। ऑर्गेनाइज्ड को एग्जिस्टेंस यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट ये सब एक साथ रह रहे हैं, तो ये क्या प्लूरलिज्म में तो है। कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, भाषाई, भारत के अंदर 22,000 है और 1,000 से ज़्यादा बोलने का तरीका है उसी भाषा को। रीजनल, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, डिफरेंट रिलीजन्स, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस। रीजनल एंड हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय और ऐतिहासिक विविधता। डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, अटायर, कुजीन्स एंड फोक ट्रेडिशंस आर अक्रॉस डिफरेंट स्टेट एंड रीजन्स। हर अलग अलग खाने की चीज़ें आपको मिलेंगी अलग अलग कल्चर्स के अंदर, अलग अलग पहनने का तरीका, बोलने का तरीका होता है बोलने का, ठीक है। फोक आर्ट ऑफ मरुधर रीजन इन राजस्थान, कल्चर इन ब्रह्मपुत्र रीजन इन असम। जैसे फोक आर्ट है, राजस्थान की अलग है, असम की अलग है, ठीक है। ड्यू टू द एक्सट्रीम डाइवर्सिटी इंडिया इज़ कंसिडर्ड अ प्लूरलिस्टिक कंट्री। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, इंडिया को प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कंट्री कहा जाता है। वेयर डिफरेंट आइडेंटिटीज़ आर इक्वली एंटाइटल्ड टू रिकग्निशन एंड प्रोटेक्शन। जहाँ पर हर प्रकार की कम्युनिटी को बराबर हक और बराबर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। इंपॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स, शिक्षा यहाँ पे आपके लिए ये सब जानना क्यों ज़रूरी है। सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस, यहाँ पे आपको समझ आएगा, आप अपने क्लासमेट्स को अच्छे से समझ पाएंगे और टीचर्स को समझ पाएंगे जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। समावेशिक दृष्टिकोण यानी कि डेवलप सेंसिटिविटी टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्पेक्ट इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। आपको एक रिस्पेक्ट जो है आप करेंगे, जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे, तो आपको उनके कल्चर के लिए रिस्पेक्ट आएगा, अवेयरनेस होगा उनके कल्चर के बारे में, किस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो नॉर्थ से पर्सन है अगर वो साउथ में जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर है, तो ये खुद में ही एक कंट्री के अंदर जब आपको इतना कुछ देखने को मिल रहा है तो ठीक है। हाँ जी, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, पॉजिटिवली अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी इनहेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल कमिटमेंट। 10वें प्रश्न पर चलते हैं फाइनली। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाँ जी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता, मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन, एजुकेशन राइट्स ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन इंडिया। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? डेफिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग refers to the mindset and social norms that women and men have to their traditional roles। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि भाई मैन का तो अलग रोल है, वुमेन का अलग रोल है और सभी अपना अपना रोल निभाए, कोई एक दूसरे के बीच में ना आए, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। इम्पैक्ट क्या रहेगा? अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, ठीक है, बोथ मैन एंड वुमेन के लिए बर्डन हो जाता है। हो सकता है कि कुछ वुमेन जो है वो अर्न करना चाहती हो, कुछ मैन जो है वो हाउस हस्बैंड रहना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ वुमेन जो है वो बाहर रहना चाहती हो, उनको शादी ही ना करनी हो सकता है कुछ मैन को जो है शादी करनी हो, राइट। तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं, ऑप्शंस उनके पास बहुत कम होते हैं। टेंडेंसी टू रिड्यूस गर्ल्स एजुकेशन प्लेस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिली सोलिसी ऑन बॉयज़। भाई अगर लड़कियों को नहीं पढ़ाओगे तो सारा बर्डन लड़कों पे ही आएगा, तुम्हें ही अब घर को पालना पड़ेगा, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैन बी चैलेंज थ्रू एजुकेशन, सेंसिटाइज्ड करिकुला एंड सोशल अवेयरनेस। मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में बहुभाषावाद। इसका क्या मतलब होता है? मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन रेफर्स टू द इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स मदर टंग हिंदी और इंग्लिश का जो है एक किताब, आपने मान लो कि भाई आपकी कोई हिस्ट्री की किताब है, अब उसको आपकी मातृभाषा यानी कि मदर टंग में भी लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया, इंग्लिश में भी लिखा गया है। यहाँ से क्या आप समझ पाओगे क्या लिखा है? हिंदी और इंग्लिश साथ साथ सीख पाओगे। इंपॉर्टेंस, एजुकेशन इन मदर टंग इनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग एबिलिटी आप समझोगे, स्किल आपकी बढ़ेगी, ठीक है, आप अलग अलग भाषा सीखोगे। मल्टीलिंगुअलिज्म इनेबल्स स्टूडेंट्स
टू एक्सेस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड डेवलप कल्चरल अवेयरनेस। चैलेंजेस क्या रहेंगे? टीचर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अलग अलग चीज़ें उनको सिखानी पड़ेंगी, कल्चर्स के बारे में बताना पड़ेगा। एजुकेशन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इन इंडिया, भारत में विकलांग लोगों के शैक्षिक उद्धार। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स क्या है? आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लेफ्ट एंड लिबर्टी, सोशल सिक्योरिटी एंड स्पेसिफिक एजुकेशन प्लॉट एंश्योर्स द राइट्स ऑफ टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। सोशल सिक्योरिटी और लिबर्टी के कुछ ये राइट्स हैं जो जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज़ है उनको दिया जाता है, ठीक है। द राइट टू एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन टू इंटीग्रेट देम इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में भेजने के लिए ये सब बनाया गया है। इंपॉर्टेंस, एजुकेशन एम्पावर्स पर्सन विद डिसेबिलिटी सोशली एंड इकोनॉमिकली, यानी कि जो विकलांग लोग हैं उनको मदद करता है एक पावर गेन करने में। जब वो एजुकेटेड और होते हैं तो वो सोशली रिस्पेक्टेड फील करते हैं। चैलेंजेस क्या रहेंगे? लैक ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़, स्कूलों में सुविधाएं प्रोवाइड नहीं होती हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए उनको शायद प्रॉब्लम आती होगी, अगर उनको खड़े होने में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए ऐसे गेम्स नहीं होते होंगे जिनके अंदर वो अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद खेल सकें। वंस अगेन, डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ बैड थिंग अनलेस यू मेक इट, ठीक है। वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, बट अगर आप उस चीज़ को एंड जो पर्सन बिल्कुल फिजिकली परफेक्ट है, उन्हें उन लोगों का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जिनको डिसेबिलिटी है, ठीक है। आप उन्हें बिल्कुल स्पेशल फील ना कराएं, उनको बस ह्यूमंस की तरह ट्रीट करें, दैट इज़ व्हाट दे वांट। अगर आप उनको डिफरेंट ट्रीट करेंगे तो उनको इन्फीरियोरिटी फील होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वो इक्वली ट्रीट करें। स्कूल्स के अंदर कभी कभी जो है ट्रेंड टीचर्स नहीं होते, ठीक है। डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है बच्चों को, तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस लगवाई जानी चाहिए जहाँ पे ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा कम ऐसी प्रोवाइड होती है टीचर्स को। तो ये टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए चैलेंजिंग होता है, ठीक है। हो सकता है कि स्टूडेंट की कोई बात टीचर को बुरी लगे और टीचर की और वो अनअवेयर हो क्योंकि वो उस चीज़ से अवेयर नहीं है, तो एक बहुत बड़ा लिमिटेड पॉइंट है। यहीं पर आपके 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। बहुत ही आसान था, मुझे नहीं लगता कुछ डिफ़िकल्ट है, बस आर्टिकल्स याद कर लो, ठीक है। और तो बाकी सब आपको आता ही है, ये तो बस वही चीज़ें हैं जो आपने 7th 8th 9th में पढ़ी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, दैट्स इट फॉर टुडे।